गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि सरकार से जुड़े हुए जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, और वो ये बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन की सूरत-ए-हाल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क के साथ, और मुस्लिम लीग नवाज़ का वजूद ही नहीं है। 24 सीटों में मुस्लिम लीग नवाज़ बमुश्किल 2 से 3 सीटें बमुश्किल निकालने में कामयाब होगी। 24 में से 2-3 सीटें। और इसी तरीके से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो इत्तेहाद है, वो सबसे ज़्यादा सीटें लेगा। और अगर उनका रास्ता ना रोका गया, तो कम से कम भी उनकी 16 सीटें वहाँ पे मौजूद हैं 24 में से। और बाकी सारी जमातें मिलकर जो है वो मैक्सिमम 7-8 सीटें लेने में कामयाब होंगी। ये तो है सूरत-ए-हाल वहाँ के सर्वे के मुताबिक। उसके बाद वसीम बादामी हैं, हमारे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, वो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम किया। और वहाँ पे प्रोग्राम के में तकरीबन 90% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट इमरान खान का। हमने इमरान खान को वोट देना है, हमने नज़रिए को वोट देना है, और हमने आज़ादी को वोट देना है। वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और इमरान खान के साथ हैं और कैदी के साथ हैं। अब एआरवाई पे इस तरह की खबर चलना और इस तरह का प्रोग्राम हो जाना, ये मौजज़े से कम नहीं है। क्योंकि इस वक़्त सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी जो हुक्मरान इत्तेहाद हैं हमारे फील्ड मार्शल का, वो आपस में ही टकराया हुआ है। और वो पीपल्स पार्टी कहती है गिलगित बल्तिस्तान हमें दें फॉर्म 47, और नून लीग कहती है ये तो हमारा हक है, फॉर्म 47 हमें मिलना चाहिए। क्योंकि उनके पास वोट बैंक नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, सीटें उनके पास नहीं है, लेकिन वो फॉर्म 47 का जो चस्का लग गया है 8 फरवरी 2024 को, वो उसी पे आस पे बैठे हैं कि जनाब अगर फॉर्म 47 ही तक़सीम करना है, तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ क्यों? हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? और फिर दरमियान में इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी, जिसका वजूद ही नहीं है, और उनके बारे में कहा जाता है कि देखें अगर आप दोनों आपस में लड़ेंगे, तो फिर हम अपनी किंग्स पार्टी को इनको फॉर्म 47 दे देंगे, क्योंकि फॉर्म 47 ही देना है। कौन-सा हमने वोट गिनती करने के बाद हमने रिज़ल्ट अनाउंस करना है, हम पहले से तैयार करके रिज़ल्ट बैठे हैं, वो दे देंगे। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के जर्नलिस्ट, मरियम नवाज़ साहिबा के साथ काम करने वाले जर्नलिस्ट, वो सब के सब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की 3 से 4 सीटें हैं मैक्सिमम। और मैं कहता हूँ 4 भी नहीं है, 3 सीटें बमुश्किल 2 से 3 सीटें हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की। तो ये तो हो गया ज़मीनी हक़ाइक़ जो कि नज़र आ रहे हैं, और ये सारी दुनिया इस पे कह रही है। और नवाज़ शरीफ साहब भी इतने दिल बर्दाश्त हुए कि उनके बारे में बताते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और चूँकि गिलगित बल्तिस्तान उनको रायगढ़ से निकाला गया था, और स्पेशल जहाज़ से, सरकारी जहाज़, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी सिक्योरिटी, उनको गिलगित में ले जाया गया था। और वहाँ पे उन्होंने बंद कमरे में एक तकरीर भी की थी, और उस तकरीर के बाद उनकी तबीयत जो है वो मिज़ाज इतने ख़राब हुए कि अब वो कहीं और की तरफ रुख कर रहे हैं, और वो रवाना हो चुके हैं जिनेवा में। और जिनेवा से लंदन, और वहाँ पे अब क़याम-ओ-तवाम उनका वहाँ पे होगा। और कहा ये जा रहा है कि मैं खबर देख रहा था, सुन रहा था, हँसी भी आ रही थी कि वो अहम सियासी उमूर पे डिस्कशन के लिए जिनेवा रवाना हो गए हैं, और फिर वो चेकअप भी होगा, फिर उनकी ट्रीटमेंट भी होगी, फिर उनका इलाज भी होगा। तो हँसी आ रही थी मुझे कि जाती उम्रा लाहौर को छोड़कर, इस्लामाबाद छोड़कर, पार्टी अमूर डिस्कस करने के लिए, सियासी अमूर डिस्कस करने के लिए वो जिनेवा रवाना हो गए हैं। तो मेरा ही नहीं ख़्याल कि जिनेवा में कोई मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई वहाँ पे हेडक्वार्टर है, या वहाँ पे काबीना का कोई इजलास होना है, या इस तरह के कोई वहाँ पे थिंक टैंक्स बैठे हैं। तो असल हकीकत ये है कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान गए हैं, गिलगित में गए हैं, और वहाँ पे सूरत-ए-हाल देखी है, तो उस सूरत वहाँ पे जो गुफ्तगू फरमाई है, वो गुफ्तगू भी आपस में बहुत बिखरी हुई थी, और मुंतशिरुल मिज़ाज और मुंतशिरुल ख़याल एक साहब की थी वो सारी की सारी। तो इसलिए वो जिनेवा रवाना हो चुके हैं, और फिर लंदन, और फिर आराम से क़याम-ओ-तवाम, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। ये तो है नवाज़ शरीफ साहब का मामला, और एक ही विज़िट ने उनका जो है वो काम कर दिया।
اس کے بعد آتے ہیں جی اگلی خبر ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی نہیں روک سکتا ان کو، اور اس وقت بڑے بڑے جو سیاسی دانشور پولیٹیکل تھنکرز جو ہیں، جن کی عمریں بیت گئی ہیں سیاسی میدانوں میں، وہ واضح طور پر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ عمران خان سے بات کریں، عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کریں، لیکن ہماری جو فیلڈ مارشل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ جس کی قیادت فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، ان کو یہ ابھی تک سمجھ شاید نہیں آ رہی، یا آ بھی چکی ہے تو وہ بتا نہیں رہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک آپریشن کیا گیا تھا رجیم چینج، اب وہ اتنا زیادہ اس کا وزن ہو چکا ہے کہ اب جو بھی اس بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور عمران خان جو ہیں وہ دن بدن ہر روز ہر آئے دن مقبول سے مقبول تر ہوتے جا رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کی میں پھر بات کر رہا ہوں، گلگت بلتستان کی گلیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک سروے ہوا ہے، اور یہ بھی غیر سرکاری تنظیم ہے، آ، اس کو ایپسوس کہتے ہیں، IPSOS۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ صرف 22% پاکستانی جو ہیں وہ ملک کو سمجھتے ہیں کہ درست سمت جا سکتے ہیں، صرف 22% لوگ، اور باقی بچتے ہیں 68%، 68% لوگ وہ کہتے ہیں کہ ملک غلط سمت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پرائیویٹ سروے ہے، اور یہ غیر سرکاری سروے ہے۔ اس کے بعد ہے جی صرف 10 میں سے 2 پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے، یعنی کہ وہی 22% بنتے ہیں، صرف 10 میں سے 2، اور 8 پاکستانی کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ صرف 5 میں سے صرف ایک شخص کا خیال ہے کہ ملک کی معیشت مضبوط ہے، 5 میں سے ایک، یعنی صرف اور صرف 20%۔ 5 میں سے ایک کا مطلب ہے 20%۔ 80% پاکستانی عوام یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ نیچے کی طرف، زوال کی طرف جا رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اور ملک کی معیشت بگڑ رہی ہے، اور صرف 17% ملازمین جو ہیں اپنی ملازمتوں کے بارے میں خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اور صرف 7% پاکستانی گھریلو اشیاء کی عام خریداری میں خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، یعنی کہ صرف 7%۔ 93% جو پاکستانی ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ تو آپ یہ کیوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ حکومت کی جو بھی سیاسی پالیسی ہے، معاشی پالیسی ہے، معاشرتی پالیسی ہے، وہ ساری کی ساری عوام اس سے نفرت کر رہے ہیں، اور عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی نتیجہ جو ہے وہ الیکشن کے صورت میں منظر عام پہ آئے گا، یہی نتیجہ نکلے گا اگر آپ ووٹ ڈلوائیں گے، اور گلگت بلتستان میں اس کا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی گواہی آئی ہے، اور وہ گواہی آئی ہے جناب حافظ حمداللہ صاحب کی۔ حافظ حمداللہ صاحب نے انکشاف کیا ہے، بلکہ اقرار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا خیال تھا، سب تمام جماعتوں کا، جب یہ رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، کہ تمام سیاسی جماعتوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو ایک ہفتہ جو ہے وہ جیل نہیں کاٹ سکے گا۔ ان کا خیال بھی یہی تھا کہ یہ ممی ڈیڈی گروپ ہے اور کرکٹ کھیلتا رہا ہے ساری عمر، اس کو کس نے اس کو پالیٹکس کا کیا پتا، اس نے کبھی جیل دیکھی نہیں ہے، تو ہم اس کو جیل میں ڈال لیں گے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم آ چکے ہیں، برسر اقتدار آئیں گے، شرارتیں کرے گا، اچھلے کودے گا، ہم جیل میں ڈال دیں گے، 7 دن کے اندر اندر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ٹھکانے میں آ جائے گا ہوش، اور اس کے بعد ہم ہوں گے اور یہ ہوں گے۔ لیکن حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کے فورم پر سب جماعتیں نے کہا تھا کہ یہ 7 دن کی مار ہے، لیکن وہ 3 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں موجود ہے، کمپرومائز نہیں کر رہا، مفاہمت نہیں کر رہا، NRO نہ دے رہا ہے، نہ NRO لے رہا ہے، اور نہ ہی وہ آج تک بیمار ہوا، نہ ہی ان کے بیماری کی درخواست دائر کی، تو وہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ ہم سب کو شکست دے چکا ہے۔ یہ حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں JUI کے مرکزی رہنما ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اب وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے عوام ہوں، یا بلوچستان کے، سرحد کے، خیبر پختونخوا کے، کشمیر کے، گلگت کے، سندھ کے عوام کیوں ان کے خلاف ہیں؟ اب ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ ایک منصوبہ، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک کنونشن سینٹر ہے، ایک وہ ہے آپ کا
पाक चाइना सेंटर है, यानी कि 2 बड़े-बड़े कन्वेंशन सेंटर मौजूद हैं। अब एक और कन्वेंशन सेंटर बनाने की मंजूरी दी गई है और उसके लिए 19 अरब रुपया लगाने का मंसूबा है। और तरक्याती मंसूबों तरक्की मंसूबे अलहदा, तो ये किस पे लगा रहे हैं? 19 अरब रुपया लगा रहे हैं एक कन्वेंशन सेंटर पे, जबकि जिसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी जानिब एक 6 माह में पंजाब में, सिर्फ़ पंजाब में 6 माह में साढ़े 12 अरब रुपए का ट्रैफ़िक चालान करके इकट्ठा किया गया। पंजाब में, पूरे पंजाब में 54 लाख से ज़्यादा ट्रैफ़िक चालान किए गए और 20 लाख शहरियों पर हेलमेट ना पहनने पर 4 अरब रुपए 4 अरब रुपए पाकिस्तान पंजाब के 20 लाख शहरियों से इकट्ठा किया गया और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग के 7,91,000 चालान किए गए और 1 अरब 40 करोड़ इकट्ठा किए गए। लेकिन मुझे हैरानी है, ये अरबों रुपया इकट्ठा कर दिया गया और अगर तो ये आवाम की फलाह व बहबूद पे खर्च होता फिर भी अच्छी बात थी। ये सारे का सारा कहाँ खर्च हुआ? साढ़े 12 अरब रुपया, 11 अरब रुपए का जहाज़ आया है और ये अमाउंट इस तरीके से पूरी करते हैं। अवाम से पैसे निकालते हैं, अवाम टैक्स भी देते हैं और उसके बाद फिर ये चालान के ज़रिए भी एक नया तरीका इन्होंने अख्तियार किया है। अब जनाब, जो मैंने आपको बताया कि नवाज़ शरीफ साहब फुर से उड़ गए, इमरान खान साहब को आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है? गिलगित-बल्तिस्तान को लेके एस्टेब्लिशमेंट कर रही है जी ये फ़ैसला कि हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ से हमने नहीं देना। इनको नहीं, इनका रास्ता रोकना है। ये हमारी फ़ील्ड मार्शल की जो टीम है, वो ये काम कर रही है और वो इस बात पे कायम-दायम है कि हम इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, पीटीआई को नहीं आने देना। और लेकिन अगर हम चले जाएँ अवाम उन्नास में, गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखा भी, तो वहाँ पे इस तरह का कोई चांस नहीं आ रहा दूर-दूर तक नज़र कि लोग जो हैं वो राग़िब हों मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी की तरफ। इसी तरीके से ना एक और काम किया जा रहा है, ये अवाम दुश्मनी जो पॉलिसियों की बात कर रहा हूँ मैं, कि इमरान खान ने एक सस्ता घर स्कीम शुरू की थी और उसके लिए बाकायदा तौर पे एक लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं रिटायर्ड, उनको लाया गया था। वो उस प्रोजेक्ट के सरबराह उनको बनाया गया था। सस्ता घर स्कीम थी और एक अथॉरिटी बनाई गई थी। उस अथॉरिटी का नाम था जी नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक बनाई गई थी और इसका काम ये था कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और शहरों में आम जो जो लोग नहीं सकत रखते यकमुश्त पैसे दे के घर खरीदने की, उनको सस्ता घर स्कीम के तहत घर देने थे और इसके लिए मुख्तलिफ बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, उन्होंने इसके लिए 120 अरब रुपए के कर्ज़े भी जारी किए गए थे और ये प्रोजेक्ट जारी थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसको ख़त्म कर दिया है, इसको ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। तो ये तो अ, हो चल रहे हैं इस वक़्त हालात व वाक़यात। आमिर डोगर साहब कहते हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान इलेक्शन में फ्री एंड फेयर क्रेडिबल होंगे, लेकिन इन जमातों के दरमियान होंगे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने यहाँ पे नहीं आने देना।